नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारे सभी दर्शकों को रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों में ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद कड़ा रुख अपनाया है। इस घटना के बाद ईरान की विशेष सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर सटीक जवाबी कार्रवाई कर रही है। मंगलवार 3 मार्च की देर रात दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास ड्रोन हमले से भीषण आग लग गई। यह हमला उस समय हुआ जब ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कूटनीतिक मिशनों पर ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार जारी रखे हुए थे। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को कुवैत और रियाद में अमेरिकी दूतावासों पर भी हमले की खबर सामने आई थी। स्थानीय लोगों ने समाचार एजेंसी को बताया कि उन्होंने जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी और कुछ ही देर में आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। एक महिला ने कहा कि धमाके के तुरंत बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पुलिस ने आसपास की सड़कों को बंद कर दिया और नुकसान की स्थिति को देखने के लिए आए लोगों को तुरंत वहां से हटा दिया। तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि दुबई में स्थित दूतावास का सारा स्टाफ सुरक्षित है और किसी को कोई चोट नहीं आई। हालांकि यह घटना मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण परिस्थितियों और कूटनीतिक सुरक्षा की संवेदनशीलता को उजागर करती है और संकेत देती है कि क्षेत्र में भविष्य में ऐसे हमले दोहराए जा सकते हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आई जानकारी के अनुसार अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार यह हमला करीब 2000 स्थानों को निशाना बनाकर किया गया। इसमें ईरान के सैन्य और रणनीतिक प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी एडमिरल के मुताबिक इन हमलों का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और दबाव बनाना है ताकि ईरान की सैन्य और परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। उनका दावा है कि इन हमलों में अमेरिकी बलों की रणनीति बेहद सटीक और नियंत्रित रही ताकि नागरिक प्रभावित न हो। इस बीच क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे मिडिल ईस्ट में संभावित टकराव और कूटनीतिक जटिलताओं की आशंका बढ़ सकती है। इस हमले ने वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर भी ध्यान आकर्षित किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली प्रतिक्रिया और संभावित वार्ता पर टिकी हुई है। मोहम्मद गुफरान, ग्राम प्रधान पचपोखरा, जिला कासगंज की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद गुफरान, ग्राम प्रधान पचपोखरा, जिला कासगंज की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद गुफरान, ग्राम प्रधान पचपोखरा, जिला कासगंज की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद गुफरान, ग्राम प्रधान पचपोखरा, जिला कासगंज की ओर। वहीं पाकिस्तान की सेना ने तोरखम बॉर्डर पर एक सघन सैन्य अभियान चलाते हुए अफगान तालिबान के एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर हालात नाजुक बने हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच सीमा पर गोलीबारी और हलचल लगातार जारी है। सैन्य अधिकारियों का दावा है कि रात भर चले इस बड़े ऑपरेशन में तालिबान के कुल 67 लड़ाके मारे गए और कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं दक्षिण पश्चिम सीमा पर मंगलवार की सुबह तालिबान की तरफ से 16 अलग अलग स्थानों पर किए गए हमलों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने इस अभियान गजब लिल हक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह कदम अफगान तालिबान की उकसावे वाली गतिविधियों के जवाब में उठाया गया। उनके अनुसार खैबर पख्तूनवा प्रांत से सटे सीमावर्ती इलाकों में रात भर चली कार्रवाई में अकेले 40 तालिबानी लड़ाके मारे गए। सरकार का कहना है कि इस हमले का उद्देश्य उन ठिकानों को निशाना बनाना था जहां से तालिबान पाकिस्तानी सीमा के भीतर घुसपैठ करने और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। इस घटना में क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि सीमा पर चल रही सख्त कार्रवाई से आगे के समय में संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर भी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उधर ईरान के शिक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों में कई निर्दोष लोग भी अपने प्राण गंवा चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार इन हमलों के दौरान करीब 170 छात्र और शिक्षक मारे गए हैं। इसमें स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे युवा और शिक्षक शामिल हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष और शैक्षिक गतिविधियों में लगे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह घटना न केवल मानवता के खिलाफ है बल्कि शिक्षा और सांस्कृतिक विकास पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि ऐसे हमलों को रोका जाए और युद्ध के कारण स्कूलों और शिक्षा संस्थानों को निशाना बनाने पर अंकुश लगाया जाए। इस बयान ने क्षेत्र में एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है और वैश्विक मानवाधिकार संगठनों की निगाहें इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रकार के हमले बच्चों और युवाओं के भविष्य को खतरे में डालते हैं और क्षेत्र में दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाते हैं।
IS बैंक्वेट हॉल, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। IS बैंक्वेट हॉल, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों के जवाब में एक निर्णायक कदम उठाया है। मंगलवार को ईरानी पक्ष ने सऊदी अरब के रियाद में स्थित अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के स्टेशन को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया। यह स्टेशन अमेरिकी दूतावास परिसर के अंदर स्थित था। ड्रोन हमले की जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी पर आरोप है कि वो ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए कुर्द लड़ाकों को हथियार मुहैया कराने की योजना बना रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रोन हमले में CIA स्टेशन का एक हिस्सा पूरी तरह से गिर गया और परिसर धुएं और आग की लपटों से घिर गया। इससे स्टेशन को संरचनात्मक नुकसान भी पहुंचा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इंटरनल अलर्ट जारी किया था, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी और सऊदी अधिकारियों ने बताया कि 2 ड्रोन ने दूतावास परिसर पर हमला किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि CIA स्टेशन पर कितना प्रभाव पड़ा। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है और संकेत दिया है कि ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ सटीक और तेज जवाबी कार्रवाई में सक्षम है। तो हमले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी को निशाना बनाया गया। हमले में दूतावास परिसर को भी निशाना बनाया गया है। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं और विदेश मामलों की भी जानकारी रखते हैं। अमित जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और हमने देखा है कि किस तरीके से अब दूतावास परिसर को निशाने पर लिया जा रहा है, ड्रोन हमले लगातार किए जा रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त तनाव और कूटनीतिक चिंताओं के बीच घिरा हुआ नजर आ रहा है। स्थितियां काफ़ी गंभीर यहाँ पर बन गई है। ईरान ने रियाद में CIA स्टेशन पर बड़ा हमला किया है। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम परिस्थितियों को? देखिए, ऐसा है कि कभी किसी आपने एक वर्ड सुना होगा, अनार्की। तो जब किसी देश में लीडरशिप खत्म हो जाती है तो इसी तरीके की घटनाएं होने लगती हैं। तो ईरान के टॉप लीडरशिप के खत्म होने के बाद वहां के जो लोकल लेवल के लोग हैं उनके पास ना कोई विजन, ना उनके पास कोई जानकारी है। तो उनके पास मिसाइलों का जखीरा है, जो मर्जी जहां पे है उसको वो अटैक कर रहे हैं। कल को पता लगेगा वो पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, कल को लगेगा कि वो भारत पे अटैक कर रहे हैं। देखिए, उनके पास कुछ बचा है नहीं। उनका एक ही काम है कि जितना जल्दी ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाए और हम सरेंडर करें, काम खत्म करें। तो अब ईरान को सरेंडर करना है, वो आने वाले 1 दिन में करेंगे या 2 दिन में करेंगे, ये बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा कि वो ईरान वाले सरेंडर करेंगे और बातचीत के टेबल पे आ जाएंगे। अच्छा अमित जी, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है और खासकर सिविलियंस भी काफ़ी ज़्यादा मारे गए हैं। जिस तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही, बताया जा रहा है कि 170 छात्र और शिक्षक हैं जिनका इन तमाम स्थितियों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से शैक्षणिक काम में लगे हुए थे और उनकी भी मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है और ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जो मारे गए हैं इस तरीके की स्थिति के बीच में। उनकी जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके, देखिए, हाँ नहीं, देखिए, जब युद्ध चल रहा होता है तो उसमें जवाबदेही तो नहीं होती ना। ये तो आपने एक हमारे देश में लोगों को फ्री का ज्ञान दे दिया गया है कि भाई युद्ध हो रहा है तो बच्चों को नहीं मारना। देखिए, ये एंशिएंट भारत की विजडम थी, ठीक है। मॉडर्न वारफेयर में इसका कोई लेना देना नहीं है। मॉडर्न वारफेयर में हमें अटैक करना है और देखिए, जिनके साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं उनका परमानेंट ये वसूल रहा है कि वो कभी बच्चों को ढाल बनाते हैं, कभी महिलाओं को ढाल बनाते हैं। चाहे आप हमास को ले लीजिए, चाहे भारत में जो घटनाएं घटी हैं उनको ले लीजिए, चाहे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें 5 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे और तो यही सब सामने आती हैं। तो भैया, जब फायरिंग होगी तो यही लोग मारे जाएंगे ना। जी जी, आप अपनी गलतियां नहीं देखते हैं। हमें एक ह्यूमन शील्ड के नाम पे वो दिखा दिया जाता है कि भाई बच्चों के ऊपर जरूर है। भाई, वो बच्चा पत्थर मार रहा है, वो बच्चा चाकू चला रहा है, वो बच्चा स्कूल के नीचे आतंकवादी जो है वो टनल बना के बैठे हुए हैं। तो भैया, मारा जाएगा तो ऊपर वाला ही जाएगा ना। जी जी। तो इस बातों को छोड़ दीजिए। अगर आपको इतनी अकल है, आपको इतना लड़का है ना, तो आप अपना जाइए घर बार, अपना जो रहने का एड्रेस है वो दूर बनाइए, जिसको अटैक करना है आ जाओ। ठीक। लेकिन मैं जो शील्ड उपयोग करूंगा उसी शील्ड पे अटैक होगा ना। तो ये कॉमन सेंस है। इसमें हमारे देश में लोगों के दिमाग में भर दिया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है जी, बच्चे मारे जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हमास ने लोगों को हॉस्पिटल के नीचे ही अपनी टनल बनाई हुई थी ना, उसी में 200 लोगों को रखा हुआ था। तो उसमें हॉस्पिटल उड़ गया तो उसमें इजराइल वालों का क्यों दोष दे रहे हैं भाई? जी।
ठीक है, तो मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं उसमें मारा जाता हूँ, मेरे घर वाले रोना शुरू कर दे कि भाई आप एंकर का साथ दे रहे थे, आपको नुकसान हो गया, तो ये गलत बात है। इस बातों को मैं नहीं मानता। युद्ध का मतलब ही विनाश होता है, तो जहाँ विनाश होगा वहां सबका होगा। जी चलिए, अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तनाव और कूटनीतिक चिंताएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईरान ने रियाद में CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला किया है। हमले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी को निशाना बनाया गया है। तो ईरान ने रियाद में CIA स्टेशन पर यह ड्रोन हमला किया। हमले में अमेरिकी खुफिया एजेंसी को निशाना बनाया गया। हमले में दूतावास परिसर को भी निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमले से परिसर में आग और संरचनात्मक नुकसान की खबर है। मिडिल ईस्ट में तनाव और कूटनीतिक चिंताएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो अमेरिका को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार स्थितियां गंभीर इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। आग लग गई, बताया जा रहा है। संरचनात्मक नुकसान भी यहां पर हुआ है। ईरान ने रियाद में CIA स्टेशन पर यह ड्रोन हमला किया है। हमले में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को निशाना बनाया जा रहा है। कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के 2000 ठिकानों पर हमले किए और अब ईरान की तरफ से भी रियाद में CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला किया गया है। तो ईरान भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी के ठिकानों को निशाना बना रहा है। स्थितियां काफ़ी भयावह इस वक्त नज़र आ रही हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। एक तरफ खबर है कि अमेरिका ने ईरान के 2000 ठिकानों पर हमले किए, तो वहीं अब ईरान की तरफ से भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ही तरफ से हमले हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो। पहले खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका ने ईरान के 2000 ठिकानों को निशाना बनाया और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से भी अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रियाद में CIA स्टेशन पर यह ड्रोन हमला किया गया है। भारी नुकसान की भी खबर है। मुझे लगता है कि ईरान की तरफ से हमलों की जो जोर ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार अभी सुबह से अभी तक अगर आप देखो तो 5-6 ऐसी जगह हैं जो अमेरिका की हैं और जो इजराइल की हैं, जहां पे इन्होंने चुन चुन के हमला करा है। और इनके जितने भी इस समय एजेंट हैं, खुफिया जितने भी एजेंट हैं, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। वो एक एक चीज को इनपुट उसको मुहैया करवा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से इनको बहुत ज्यादा आघात पहुंचेगा। लेकिन वही बात है कि कल जो हम लोग जिक्र कर रहे थे, क्या ये लड़ाई ये कहां पहुंचेगी? क्या इस लड़ाई से किसी का कोई मकसद हल होने वाला है? अब ये कितनी बड़ी दुखद खबर जो आई है कि देर शाम को कल एक स्कूल पे हमला करा गया, फिर दूसरे दिन जब पढ़ाई हो रही है बच्चों पे, फिर दोबारा से उसके ऊपर हमला करा गया। 168 बच्चों की दुखद मौत हुई है, जो जिसमें 6 क्लास के हैं, 7th क्लास के हैं, 8th क्लास के हैं, वो 10th तक का स्कूल है। और उस पे हमला करके 168 बॉडियों को आज सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा दुखद खबर हो नहीं सकती है। जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, खून बह रहा है, और वहीं आज हम लोग इंडिया में सुख चैन शांति के साथ में आज हम लोग रंगों का त्योहार मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये होली भी शायद यादगार रहेगी कि एक जगह जहाँ खून बहा रहा हो, दूसरी जगह यहाँ पे रंग फहराया जा रहा हो। ये कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है ईश्वर कभी किसी को ना दिखाए। और इस पे मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि विश्व बिरादरी को सामने आना चाहिए। जितने भी बड़े लीडर हैं और जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं, वो किसी भी तरीके से इसको वॉर को रुकवाना चाहिए, क्योंकि इसको रुकवाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है शैली कि ये तपिश बहुत आगे तक जाएगी। अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो उसका अंदाजा हम आप लोग लगा भी नहीं सकते कि कितना बड़ा जान माल को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, उसने इस खतरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से जिस तरीके की कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, चाहे वो अमेरिका हो या जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इस वक्त तो ईरान की तरफ से भी
ये लगातार देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। रियाद में जिस तरीके से CIA सेंटर को निशाना यहाँ पर बनाया गया है, मिडिल ईस्ट में इस वक्त की स्थिति की अगर हम बात करें तो लोगों पर एक तरह का पहाड़ टूट पड़ा है। कई सिविलियंस की मौत की खबर भी निकल कर सामने आ रही है, कई स्टूडेंट्स हैं, कई शिक्षक हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए हैं। तो नुकसान बेहद ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है और स्थितियाँ गंभीर बनती ही जा रही हैं। नहीं, देखिए, शुरुआत में ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि हमारा जो निशाना है वो आम आदमी नहीं है। लेकिन मारे तो आम आदमी ही जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, एक बड़ा नेता आयतुल्ला अगर मारे जाते हैं, ठीक है, आपकी लड़ाई नेता से हो सकती है, किसी आम इंसान से नहीं हो सकती है। लेकिन कमोबेश यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल कॉमन मैन वही उनकी जान ली जा रही, उनका खून बहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है, अगर आप गंभीरता से एक मानवता के तौर पे इस सब पूरे एपिसोड को अगर आप देखो तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई पैसों की नहीं है, लेन देन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ ईगो की है। मैं बड़ा तू छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, इस तरीके की बात हो रही है। अमेरिका जहाँ पे जो भी करता है, आपको पता है, वो चाहता है कि मैं ही रहूं, हम ना हूं। वो अपने आप को बड़ा प्रचारित हमेशा से करता है, लेकिन उसी का खामियाजा मुझे लगता है अमेरिका भी भुगत रहा है, अमेरिका के लोग भी भुगत रहे हैं। अब ईरान के सामने एक ही स्थिति है, करो या मरो। उन्होंने नफा नुकसान को बहुत पीछे छोड़ दिया है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है। और ये तथ्यात्मक तौर पे सामने चीजें निकल के आ गई, जो उनके जो कल जो स्टेटमेंट उनकी सरकार की तरफ से आया था कि हमारे सुप्रीम लीडर को इन्होंने मारा है, हम उसका बदला कुछ भी खो के लेंगे, कुछ भी हमारा नुकसान हो जाए उसका बदला लेंगे। मुझे लगता है उस दिशा में ये लोग, उनकी कार्रवाई चल भी रही है। हालांकि कुछ देशों ने, कई सारे देश अब खुल के ईरान के पक्ष में भी आ गए हैं कि नहीं, जो हुआ गलत हुआ। रूस का स्टेटमेंट आप देखो, चाइना का स्टेटमेंट अगर आप देखो, पाकिस्तान वगैरह, ये तुर्की, जितने भी कंट्री हैं, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया दो भागों में बट गई है। एक भाग पक्ष की तरफ खड़ा हुआ है, दूसरा विपक्ष की तरफ खड़ा हुआ है। अगर ये रवैया दोनों पक्षों को कर रहा तो इसका विकल्प, इसका हल निकलने वाला नहीं है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल स्थिति काफ़ी गंभीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा तनाव यहाँ पर बढ़ गया है। ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रियाद में CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला ईरान ने किया और स्थितियां इस वक्त काफ़ी गंभीर नजर आ रही। वहीं फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब राजकीय दौरे पर भारत पहुंचे और उनकी राजधानी दिल्ली में भव्य स्वागत उनका किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सम्मानित किया गया और विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति स्टब का दौरा भारत फिनलैंड संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो राजधानी में आयोजित 11वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और कीनोट स्पीकर के रूप में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनके संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय नीति, वैश्विक चुनौतियों और द्विपक्षीय संबंधों पर विशेष जोर दिया जाएगा। उनके दौरे को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। उधर तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले में बचूपल्ली पुलिस स्टेशन की क्षेत्रीय सीमा में स्थित विग्नन कॉलेज के पास मंगलवार को भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी, जिससे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां तत्काल पहुंच गई और फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। अधिकारियों ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है और फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पाई है। आग लगने के कारणों और संभावित नुकसान का अभी आंकलन किया जा रहा है। छात्रों और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और परिसर को खाली कराया गया है। अधिकारी घटना की विस्तृत जानकारी जुटा रहे हैं और आने वाले समय में पूरी रिपोर्ट साझा करने का आश्वासन दिया गया है। तो होली के मौके पर आम आदमी पार्टी ने इस बार पारंपरिक जश्न से हटकर एक अलग अंदाज अपनाने का निर्णय लिया और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बुधवार को कट्टर ईमानदार होली समारोह आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन वरिष्ठ नेता के घर पर होगा, जहां पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक सुबह से एकत्रित होकर रंगों और उत्साह के साथ त्योहार मनाएंगे।
पार्टी ने कट्टर ईमानदार शब्द को अपनी पहचान और मूल संदेश के रूप में रखा है और इस बार के जश्न में भी यही विचारधारा केंद्र में रहेगी। इस अवसर पर कार्यकर्ता ईमानदारी और पारदर्शिता जैसे मूल सिद्धांतों को याद करते हुए होली मनाएंगे। कार्यक्रम में सीमित संख्या में प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी ताकि आयोजन व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। इस आयोजन को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वरिष्ठ नेता के घर पर होली का जश्न मनाना न केवल कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का अवसर देगा बल्कि पार्टी की मूल वैचारिक स्थिति को भी प्रदर्शित करेगा। सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इसके साझा होने के बाद चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। होली के माध्यम से पार्टी अपने राजनीतिक संदेश को भी उजागर करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ये आयोजन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने और संगठनात्मक एकता दिखाने का अवसर भी माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें बुधवार सुबह होने वाले इस समारोह पर टिकी हैं, जहां पार्टी के नेता खुद मौजूद रहकर समर्थकों के साथ रंगों का त्योहार मनाएंगे और कट्टर ईमानदार संदेश को दोहराते हुए नजर आएंगे। गुप्ता नर्सिंग होम फिरोजाबाद के डॉक्टर राम कुमार गुप्ता और डॉक्टर नरेंद्र कुमार बंटी की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।